बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग जो चीज देखेंगे वो होगा गिट हब या गिट कैसे हम यूज करते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर गिट को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। गिट को सिंपल जैसे अभी तक हमने इंस्टॉलेशन की है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। तो ये हमारे पास ना ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे गिट डाउनलोड। तो यहाँ पर ना आपके पास ये देखें, ये आ गया गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो आपने ना इसको डाउनलोड कर लेना यहाँ से। ये यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सके ना यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस टाइम जो लेटेस्ट इसका वर्जन चल रहा है वो 2.46.2 जो है वो चल रहा है। डाउनलोड फॉर विंडो आप विंडो के लिए करना चाह रहे हैं, 64 बिट के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो आप इस पे क्लिक कर दें। तो ये सिंपल आपके पास 65 MB का है, 65.2 MB का। तो ये हो चुका है। इसको जस्ट ओपन करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, एडिशनल आइकन डेस्कटॉप पे आप कहते हैं ये होना चाहिए। अपडेट्स भी टर्मिनल में भी इसको ऐड कर दें। ठीक है, बाकी सब चीजों को आपस चेक कर दें। ठीक है, आपके फायदे के लिए। ब्राउज यहाँ पे लोकेशन में यूज विम एज ए टेक्स्ट एडिटर और देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि विम को यूज करना है, नोट पैड को यूज करना है, या आपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करना है। तो हम इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। अच्छा, ये जो विम विम है ना, विम ये एक एडिटर है लाइनक्स के अंदर। जैसे आप विम को भी यूज कर सकते हैं, नैनो भी है आपके पास। डिफरेंट टाइप के एडिटर्स होते हैं जिसके ऊपर आप एडिट, जैसे हमारे पास नोट पैड है। नोट पैड में आप एडिटिंग करते हैं, आप कुछ भी चीज लिखते हैं तो उसको फिर फॉर्मेट बाद में दे देते हैं। ठीक है, इस तरह ये भी है। नेक्स्ट करें इसको। अच्छा, ये कहता है लेट गिट यूज इट्स डिफॉल्ट ब्रांच है। बिल्कुल मास्टर जो होती है वो डिफॉल्ट ब्रांच नेम होती है इसके अंदर। हम इसको फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं जैसे ये है। टिकट को डिसाइड करने देते हैं स्टार्ट में। अच्छा, रेकमेंडेड है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ओपन एसएसएल लाइब्रेरी। ठीक है, और इसके बाद चेकआउट विंडो स्टाइल, कमेंट यूनिक स्टाइल लाइक एंडिंग। इसको आप वैसे ही रहने दें। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। इसको भी नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट करते जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये उन्होंने एक अच्छा फीचर डाल दिया। मतलब आपने जैसे है वैसे ही रहने देना है, सिर्फ कुछ एक दो चीजें हैं जिसको आपने चेक किया। रिलीज नोट के ऊपर अनचेक कर दें और लॉन्च किट बैच के ऊपर आप चेक कर दें, फिनिश कर दें इसको। अब आप देखेंगे तो आपके पास ये लाइनक्स टाइप टर्मिनल जो है ये ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी डिफरेंट कमांड जो है वो पुट करनी है। तो इसको हम फिलहाल यहीं तक अभी रहने देते हैं, हम स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब चूंकि हमने ऑलरेडी आपको इंस्टॉल करना सिखा दिया तो हम अब सैंड बॉक्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम ओरिजिनल जो है अपने सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। तो इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट द गिट एंड द गिट हब। हम लोगों ने कल के लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था इसका, और काफी बेसिक नॉलेज को जो है वो इसके अंदर कवर किया था। इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ हम थोड़ा सा डाइव करेंगे और फिर बाद में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे ये किस तरह अप्लाई होता है। सो एज यू नो डैट कि आपके पास लोकल रिपोजिटरी होती है और एक रिमोट रिपोजिटरी होती है। लोकल रिपोजिटरी के लिए आपको डिफरेंट कमांड्स होती हैं और रिमोट के लिए आप डिफरेंट यूज करते हैं। तो लोकल रिपोजिटरी में जब आप काम कर रहे हैं तो गिट स्टेटस आपको ये बताता है कि आपने कोई भी कोडिंग के अंदर जो चेंजिंग की है वो किस स्टेज के अंदर है। आइदर वो स्टेगिंग स्टेज के अंदर है, अनमोडिफाइड स्टेज के अंदर है, या आपकी वो कमिट हो चुकी है। जब आप गिट ऐड को यूज करते हैं तो आप एक्चुअली अपने जो कोड होता है उसको स्टेगिंग स्टेज के ऊपर ले आते हैं। गिट कमिट करने से आप सक्सेसफुली वो कमिट कर लेते हैं। गिट लॉग्स होते हैं, आपके लॉग सारे मेंटेन कर रहा होता है, जितने भी आपने कमेंट्स किए होते हैं सारे आप बता रहा होता है। गिट चेकआउट किसके लिए यूज होता है? ये आपका यूज होता है कि अगर आपने विद इन अ सेम ब्रांच अगर आपने डिफरेंट कमिट में स्विच करना हो देन आप कर सकते हैं, और विद इन अ डिफरेंट ब्रांच अगर आपने डिफरेंट ब्रांचेस में स्विच करना है तो देन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और जब आपने कोई ब्रांच बनानी है या ब्रांच देखनी है देन आप क्या करेंगे, गिट ब्रांच को यूज करेंगे। अब रिमोट के अंदर आप क्या यूज करते हैं, गिट पुश। गिट पुश जो होता है वो आपकी लोकल रिपोजिटरी से अगर आपने कोई भी चीज अपडेट की है अपनी लोकल रिपोजिटरी में और आप चाहते हैं वो रिमोट में भी अपडेट हो जाए तो देन आप गिट पुश करते हैं। और पुल क्या होता है, जब आप अपनी रिमोट रिपोजिटरी से उल्टा जो है वो अपनी जो लोकल रिपोजिटरी होती है उस उधर डाटा जो है वो भेज रहे होते हैं। और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ना, जब आप डिफरेंट ब्रांचेस जो होते हैं वो सेम कोड के ऊपर चेंजिंग करते हैं तो वहां पे काफी खर्चा होता है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाए।
तो आपको फिर उनको रिजॉल्व भी करना पड़ जाता है। ठीक है, सो अब थोड़ा सा वो ब्रांच के बारे में बता रहा है कि फॉर ईच चेंज यू हैव द न्यू ब्रांच, यानी कि आप जब भी आप ब्रांच क्रिएट करते हैं तो देन उसके अंदर जितने भी कमिट्स होते हैं उसकी हिस्ट्री भी क्या हो रही होती है, मेंटेन हो रही होती है। आप गिट डिफ की कमांड को यूज करते हुए देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस था, मतलब जो पहले की चीज थी और उसके बाद जो आपने चेंजिंग किया उसके अंदर क्या डिफरेंस था। चेकआउट स्विच के लिए यूज होता है। ये सब बातें अभी हम कर चुके हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। वो कहते हैं कि लिंक लिस्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लिंक लिस्ट से आप इसको किस तरह रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जरा समझते हैं लिंक लिस्ट कैसे काम करती है। आप सबको पता होगा लिंक लिस्ट किस तरह काम करती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लिंक लिस्ट कुछ इस तरह की होती है कि एक नोड होती है, उसमें एक पॉइंटर होता है जो अगली नोड को क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। और इस तरह जैसे एक न्यू नोड एंटर होती है तो पॉइंटर क्या होता है, अपडेट हो जाता है। और ये वाला जो पॉइंटर होता है न्यू नोड को क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। अब गिट को भी आप इससे रिलेट क्यों करें कि आप सपोज करें एक ब्रांच थी आपकी, उस ब्रांच का नाम था सपोज करें मास्टर। अब मास्टर जो था उसने क्या किया, कमिट किया। मास्टर ने जैसे कमिट किया तो आपके पास न्यू एक नोड क्रिएट हो गई, और जो न्यू पॉइंटर था अब वो वाला पॉइंटर जो होगा वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा हो। जैसे आप एक नया कमिट करेंगे वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। यानी कि हर एक कमिट जो होती है वो समझ ले एक किस्म की इस नोड की तरह आपको, वैसे इट इज नॉट अ लिंक लिस्ट, लेकिन थोड़ा सा इससे रिलेट कर सकते हैं आप कि आपके पास हर एक नया कमिट आपकी एक नई ब्रांच के अंदर जो होता है वो एक किस्म की इसी तरह ही काम कर रहा होता है। जैसे एक नया कमिट होगा तो अपडेटेड जो पॉइंटर होगा वो वहां पर एक नई नोड क्रिएट होगी और ये आपका अपडेटेड पॉइंटर जो होगा वो यूज होने लग जाएगा। इस तरह जैसे आप एक नया कमिट करेंगे, एक नई नोड क्रिएट होगी, देन ये पॉइंटर क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा और देन ये अगला पॉइंटर होगा। इस तरह आप एक चेन बनाते चले जाएंगे, जितने भी आपके ब्रांचेस जो हैं वो अपने कोड को कमिट करती चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही बात कर रहे हैं, लिंक लिस्ट जो होती है आपकी हिस्ट्री इस तरह मैनेज कर रही होती है। ठीक है, लिंक लिस्ट जिस तरह मैनेज करता है उस तरह ही हम रिलेट कर सकते हैं, गिट भी वैसे ही मैनेज कर रहा होता है। कैसे मैनेज कर रहा होता है कि आपके पास लिंक लिस्ट एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। आप देखें ना, एक लीनियर स्ट्रक्चर था, ये एक नोड है, ये उससे अगली नोड है। दिस इज अ लीनियर वे में ये आपका काम जो है वो चल रहा है। इस तरह ये हमारे पास एक ब्रांच मास्टर है और करंटली हम इस नोड की तरफ है। सपोज करें हमने अपने कोड में कोई चेंजिंग की है, ठीक है, हमने कोड में चेंजिंग की है, देन क्या किया, उसको कमिट भी कर दिया, तो देन हमारे पास ये वाला पोर्शन जो होता है ये एक्टिव हो गया है और हमारा ये वाला पॉइंटर अब अपडेट होकर ये वाला पॉइंटर जो है वो बन चुका है। और इस तरह क्या होगा, हम मजीद उस कोड में चेंजिंग करेंगे या कोई कोड डिलीट करेंगे तो देन हमारे पास एक और नोड क्रिएट हो जाएगी। समझ ले हिस्ट्री है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पहला कमिट है, ये दूसरा कमिट है, ये तीसरा कमिट है, ये चौथा कमिट है। ठीक है, इस तरह आप अपनी हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 लोग हैं, 3 डिफरेंट फीचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मास्टर जो था वो ओरिजिनल था, फीचर ए जो था वो किसी एक फीचर पे काम कर रहा था और फीचर बी जो है वो दूसरे फीचर के ऊपर काम कर रहा था। एट द एंड क्या हुआ, जैसे इन फीचर ए पे काम हो गया और फीचर बी के ऊपर काम हो गया तो उन्होंने सारा का सारा कोड किसके अंदर पुट कर दिया, मास्टर के अंदर पुट कर दिया। एट द एंड आपने अपने एक्चुअल कोड में सारा कोड पुट करना होता है ना, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अपने इस कोड को आपने दोनों को मास्टर के अंदर अपडेट कर दिया हुआ है, मतलब आपने अपने कोड को, ये अब आपके पास एक्चुअल कोड है जो कि मेन कोड था। तो इस तरह यहाँ पे भी आप देखें कि हुआ ये कि यहाँ पर एक बंदा जो था वर्क कर रहा था, एक डेवलपर जो था वो यहाँ पर वर्क कर रहा था। हो सकता है इसने पहले काम कर दिया और इसने मर्ज कर दिया मास्टर के अंदर, आगे जाकर इसने भी अपना काम किया और इसने भी मर्ज कर दिया यहाँ पर मास्टर के अंदर। तो इस तरह ये कोड आपके पास इस तरह आपके काम कर रहे होते हैं, मतलब डेवऑप्स के अंदर। अच्छा, गिटहब क्या होता है, ये आपके पास एक इंटरफेस होता है जिसके जरिए आप जो होता है अपना रिपोजिटरी क्लाउड के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें बड़े और भी फायदे होते हैं, आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आप फोर्किंग कर सकते हैं, आप क्लोनिंग कर सकते हैं, देयर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। सो आपको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा अपने अकाउंट में। साइन इन नहीं करोगे तो वो फिर आपकी रिपोजिटरी में नहीं जाएगा, उसे क्या पता कि आप कौन है। तो देन आफ्टर दैट आप जब साइन इन कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास ये है जो डिस्प्ले होगा, ये जो आपके सामने यहाँ पर आया होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए डिफरेंट रिपोजिटरी बनी हुई है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बनाई गई हैं, और आप यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी को सर्च भी कर सकते हैं, आप अपनी रिपोजिटरी न्यू भी बना सकते हैं। सो इट इज अप टू यू। सो ये चीज मैंने अभी आपको समझा दी है कि आप किस तरह गिट को इंस्टॉल करेंगे।
तो सिंपल है, वेरी सिंपल है। आफ्टर इंस्टॉलेशन तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस अभी हमने देखा भी था जो आया था हमारे पास। अब आपने कैसे अपनी वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज करना है, आपने एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो सपोज करें मैंने गिट का नाम से एक फोल्डर बनाया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, PWD आप प्रिंट करती है वर्किंग डायरेक्टरी को, जिस आप डायरेक्टरी के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, इस फोल्डर पे। देन आफ्टर दैट आप उस स्पेसिफिक किस्म के फोल्डर की तरफ क्या कर देते हैं, मूव कर जाते हैं। तो उसके लिए CD कमांड यूज होती है। देन आपने चूंकि डॉक्यूमेंट में जाके गिट के अंदर मूव करना है, इस फोल्डर के अंदर मूव करना है, देन आप CD की कमांड यूज करते हैं। और गिट ऑपरेटिंग सिस्टम आप सब पढ़ रहे होंगे ना, आप पढ़ रहे हो, आप भी पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए। और देन आफ्टर दैट आप जब आप देखें, आप डॉक्यूमेंट से किसके अंदर आ चुके हैं, गिट के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपने जो काम करना है वो करना है, यानी कि रेपोजिटरी आपने यहाँ पर बनानी है। और आपकी यहीं पर जो फाइल्स होंगी जिसको आप क्या कर रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे, आप उसको अगर आप रिमोटली भी पुट करना चाहते हैं तो आप सारी फाइलें यहीं पे मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिट। अच्छा, ये चीजें बात की हैं, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। ये तब होता है जब आप अपनी रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्शन बना रहे होते हैं, ये भी आगे आएगा। अभी हम डायरेक्टली इसकी तरफ नहीं जाते, अभी हम अपनी लोकल रिपोजिटरी पे ही रहते हैं। ये भी वही चीज भी एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, आप क्या करें कि आप चूंकि अब कोडिंग, जाहिर सी बात है, आप क्यों यूज कर रहे हैं गिट को, आप कोडिंग के लिए यूज कर रहे हैं कि आप अपने डिफरेंट कोड की हिस्ट्रीज को मेंटेन कर सकें, या डिफरेंट कोड को कोलैबोरेशन में लेके जा सकें, या डिफरेंट कोड को डिफरेंट डेवलपर्स को एज ए ब्रांच देकर उनसे काम करवा सकें। तो जाहिर बात आपको एडिटर चाहिए होगा, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज कर लें। देन आफ्टर दैट आप जिस तरह एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, आप सबसे पहले उस फोल्डर में जाएंगे जहां पर गिट का फोल्डर आपने बनाया था। वहां से फोल्डर पे जाते हुए आपने क्या करना है, एक फाइल को क्रिएट करना है, sum.py। यहाँ पर आपने सिंपल एक कोड लिखा है जिसमें वो क्या कर रहा है, एडिशन का काम कर रहा है, एक फंक्शन बनाया है। ये भी मैं छोटा सा कोड आपके सामने ये बनाऊंगा, ठीक है, तो देन आपको आइडिया हो जाएगा। देन आपने क्या किया, आप न्यू टर्मिनल में गए, और न्यू टर्मिनल में ये डायरेक्टली जो होता है, गिट जो होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है यहाँ पर टर्मिनल विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो आप वही कमांड यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप उस टर्मिनल में आ चुके हैं। ये आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल है, और ये आपने वैसे आउटपुट रन करके भी देख लिया अपने कोड की, तो आपके पास आउटपुट क्या आई है, 15 आई है। तो अब यहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, ये इसने क्या कर रहा है, ये ग्लोबली जो आपके पास रिमोट रिपोजिटरी है उसके साथ कनेक्शन को बना रहा है। फिलहाल हमें इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, हम अभी लोकल रिपोजिटरी में रहकर काम कर रहे हैं। आपने जैसे ही git init की कमांड को यूज किया तो आपके पास एक न्यू रिपोजिटरी जो है वो लोकल के अंदर क्रिएट हो गई। इसके बाद अब आप जो है गिट के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टू क्रिएट अ न्यू गिट रिपोजिटरी आपने क्या करना होता है, git init की कमांड को यूज करना होता है। जैसे आप ये वाला काम करोगे तो आपके पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके यहीं पर, जो कि हाइड फोल्डर होगा डॉट गिट के नाम से। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक सब चीजें जो होती हैं यहाँ पर कंट्रोल हो रही होंगी। देन आफ्टर दैट क्या होगा, अब आप देखें तो आपने सिंपल कमांड कौन सी यूज की, गिट स्टेटस। गिट स्टेटस की कमांड यूज की है तो वो आपको रेड दिखा रहा है यहाँ पर, sum.py। रेड क्यों दिखा रहा है आपको, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने अभी तक इसको स्टेगिंग स्टेज पर नहीं लेके गए, ठीक है। स्टेकिंग स्टेज पर आपको उसको लेकर जाना है, देन स्टेकिंग स्टेज पे ले जाने के बाद देन कमिट करना है। क्यों हम स्टेकिंग स्टेज पे लेके जाते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट लिखा है तो आप किसी को प्रूफ रीडिंग करवाते हैं। प्रूफ रीडिंग करवाने के बाद देन आप उसको क्या करते हैं, ओके करते हैं। इसका भी बिल्कुल ये हाल है, आप अपने कोड के अंदर अपडेशन तो कर लेते हैं, उसको स्टेकिंग स्टेज पे भी ले जाते हैं, लेकिन आप अपने डेवलपर को दिखाते हैं तो कोई मशवरा है, कोई राय है, इसमें चेंजिंग करनी है तो मुझे भी बता दो, मैं इसको भी कमेंट नहीं कर रहा। तो जब आप कमेंट कर लेते हैं तो वो चीज सक्सेसफुली जो है वो परफॉर्म हो जाती है। तो स्टेकिंग स्टेज पे अभी भी आप सोचने का आपके पास टाइम होता है। तो देन आप क्या करेंगे, गिट ऐड की कमांड यूज करेंगे ताकि वो आपके पास स्टेकिंग स्टेज के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप एक्चुअली रिपोजिटरी में थे और वर्किंग डायरेक्टरी में थे, और देन आफ्टर दैट आपने गिट ऐड की कमांड यूज की तो आपकी स्टेज के ऊपर आ गए, स्टेकिंग स्टेज के ऊपर। और जब आपने गिट कमेंट की कमांड यूज की तो देन आप किधर आ गए, आप रिपोजिटरी में आ गए। एक चीज याद रखिएगा, जब आप गिट कमेंट कर रहे होते हैं तो एक मैसेज लाजमी लिखें। मैसेज लिखने का फायदा ये होता है कि आप जब बैक जाते हैं या फिर इस तरह मूव करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आपने पिछले कमेंट में किया क्या था। एक किस्म का ना ये कमेंट की तरह काम करता है। तो ये ना आप लाजमी इसमें पुट किया करें। अभी हम देखेंगे, अभी हम कमेंट जो होता है एक पास करेंगे इसके अंदर। देन आफ्टर दैट यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने गिट कमेंट कर दिया। तो गिट कमेंट किया तो यहाँ पर आपके पास ये -m जो होता है मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
और ये आपका एक मैसेज था जो मैंने अभी आपको बोला है कि आपने मैसेज लाजमी देना है ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आपने कमिट में किया क्या था, क्योंकि आप सपोज करें आपने 10 कमिट कर लिए, आपको पता कैसे चलेगा कि पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था। जैसे आप कोड को कमेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे भी आप कमेंट पास कर दें। अब आप एक चीज नोट करेंगे, आपके पास जैसे ही एक नया कमेंट होगा तो आपके पास एक हैश फाइल जनरेट होती है इसकी, ठीक है। तो जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट क्या होता है, एक सेम ब्रांच के अंदर अगर आपने डिफरेंट कमिट में स्विच करना है तो आप उसी हैश फाइल से स्विचिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक हैश फाइल उसने जनरेट कर दी है। ये देखें बिल्कुल लिंक लिस्ट की तरह काम कर रहा है। अब आपके पास जो होता है, जो अपडेटेड कमेंट होता है, ये इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। इस तरह आप एक नया कमेंट करेंगे तो वो देन उसको पॉइंट करने लग जाएगा, फिर आप एक नया कमेंट करेंगे तो देन उसको पॉइंट करने लग जाएगा। मतलब जो लेटेस्ट आपके पास कमेंट होगा ये उसको पॉइंट कर रहा होगा। हेड जो होता है, हमें पता है कि लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, जो पहला जो होता है वो आपके पास क्या होता है, हेड होता है। और हेड जो होता है वो क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है डिफरेंट नोड को। इस तरह आपके पास एक चेन बनती चली जाती है, ठीक है, ठीक है। ये आप पढ़ रहे होंगे, आप लिंक लिस्ट पढ़ लिया आपने, पढ़ ली, चले। सो दिस इज द वे जिस तरह आपके कमेंट जो होते हैं मैनेज हो रहे होते हैं। ये आपके पास एक यूनिक हैश कोड होता है जिसके जरिए आप बाद में चेकआउट भी कर सकते हैं। सो अब आपने क्या किया, अपने कोड में थोड़ी सी चेंजिंग की, माइनर चेंजिंग कर दी आपने। अब आपने क्या किया, सब माइनर चेंजिंग की, एक लाइन प्रिंट की ऐड कर दी। अब आप देखते हैं कि यार ये क्या आपको गिट के अंदर रिप्रेजेंट होती है चेंजिंग के नहीं होती। आप सिंपल क्या करेंगे, गिट स्टेटस की कमांड को यूज करेंगे। अब आप जहाँ पे नोट करें, यहाँ पे फिर रेड हो गया, इट्स मीन आपने कोई ना कोई चेंजिंग की है अपने कोड के अंदर। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या चेंजिंग की है, तो गिट डिफ की कमांड आप यूज करेंगे। गिट डिफ की कमांड आपको यहाँ पे बता रही है कि भाई आपने ये 2 लाइनें जो होती हैं अपने कोड के अंदर ऐड की हुई है। देन आफ्टर दैट आपके पास क्या होगा, आप गिट ऐड करेंगे, सम डॉट पाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको फाइल का नाम नहीं आ रहा तो गिट ऐड डॉट या पीरियड जिसे हम कहते हैं पीरियड, तो गिट ऐड पीरियड ये भी आप कर सकते हैं, तो वो खुद ब खुद ऐड कर देगा। और देन आफ्टर दैट कमिट करेंगे तो देन आप देखेंगे तो दिस इज योर सेकंड कमिट, तो देन ये सक्सेसफुली क्या होगा, आपके पास अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अब आपके पास ये जो अपडेटेड आपके पास कमिट होगा ये अब उसको पॉइंट कर रहा है, और जो पुराना वाला था वो पीछे चला गया, जो न्यू वाला था वो फ्रंट के ऊपर आ गया। समझ आई है? इस तरह आप जो जो कमिट करते जाएंगे वो एक किस्म का फ्रंट के ऊपर आता जाएगा। अब आपने क्या किया, एक और फाइल क्रिएट की, multiply.py। यहाँ पर आपके पास एक और फाइल क्रिएट होगी multiply.py की, और अब आपने यहाँ पर कोडिंग लिखी। इस तरह आपने क्या किया, इसका स्टेटस देखा तो आप उसने इसको रेड किया, आपने इसको ऐड किया, देखिए यहाँ पे इसने डॉट यूज किया हुआ है। देन आपने इसको कमेंट किया, अभी आपके पास थर्ड कमिट हो गया। अब आपके पास मल्टीप्लाई वाला भी जो कोड होगा ना वो भी आपके पास इसके अंदर अपडेट होकर आ जाएगा। सो यहाँ पर देखें, इसका एक स्पेसिफिक यूनिक हैश कोड जनरेट हुआ है, इसका स्पेसिफिक यूनिक हैश कोड जनरेट हुआ है, और इसका स्पेसिफिक यूनिक हैश कोड जनरेट हुआ है। लेकिन जो अपडेटेड कमिट था वो सबसे ऊपर आ रहा है आपके पास, बाकी सब नीचे आ रहे हैं एज ए लिंक लिस्ट। अब आप स्विच कैसे कर सकते हैं अपने डिफरेंट कमेंट्स के दौरान, तो आप सिंपल गिट चेकआउट, और जो आपके पास ये जो हैश कोड है ये वाला, आपने ये कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना होता है, तो आप उस स्पेसिफिक कमेंट की तरफ स्विच कर जाएंगे। देखेंगे जब आप स्विच कर रहे होंगे तो जो कोड होगा, जो आपने जितना भी अपडेट किया होगा, सारा का सारा बैक हो जाएगा। समझे हैं? तो इससे ये आपका एरर का होने का चांसेस भी बड़ा कम हो जाता है, और कोड भी बड़ा सक्सेसफुली मैनेज हो रहा हो। मतलब आप डरते नहीं है कि भाई मेरा कोड अगर मैंने अपडेट कर दिया, पिछला कोड किधर जाएगा, तो आप इसके थ्रू भी वापस या फिर आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, ये भी फिलहाल ना आपको उसके अंदर लेके जा रहा है, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस में। हम पहले एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे चेकआउट को किस तरह हम यूज करते हैं। यहाँ पर आपके पास देखें आप किस तरह ब्रांच जो है वो बनाते हैं, तो आप सिंपल लिखते हैं गिट ब्रांच, और ब्रांच के बाद उस ब्रांच का नाम। तो यहाँ पर आप देखें गिट ब्रांच जैसे आपने किया तो उसने बताया कि भाई अभी आपके पास कौन सी ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है। ये वही ब्रांच थी जो अभी हम इंस्टॉल कर रहे थे गिट को, तो देन उसने हमें बताया था मास्टर। अभी आपके पास सिर्फ एक ही ब्रांच है। सपोज करें आप चाहते हैं कि यार मैं 2 डेवलपर रखना चाहता हूँ जो डिफरेंट फीचर्स के ऊपर काम करें। एक बंदा लॉगिन पेज पे काम करेगा, एक बंदा जो है वो मशीन लर्निंग की टेस्टिंग के ऊपर काम करेगा, उसका स्ट्रीमलिट का कोड बनाएगा जो कि आपने शो करना है। अब आपने 2 ब्रांचेस बनानी है, तो अब आप सिंपल क्या करेंगे, गिट ब्रांच और उस ब्रांच का नाम, मैंने एक तरह की ब्रांच डेवलपर का नाम लिख दिया कि यार ये बंदा है जो इसके ऊपर काम करेगा, तो उसकी एक ब्रांच बना दी। और अब मैंने चूंकि मास्टर से स्विच करना है किसकी तरफ, तलहा की तरफ, यानी कि जो भी काम होगा अब तलहा कर रहा होगा, मास्टर नहीं कर रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, गिट चेकआउट तलहा। जैसे मैं ये वाली कमांड पुट करूंगा तो देन आफ्टर दैट मैं मास्टर से किधर उस ब्रांच स्विच हो जाएगी, तलहा की तरफ स्विच हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, देखें यहाँ पर
अगर आप पीछे गौर करें जो अभी हम देख कर आए हैं, ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, ये आपके पास तीसरी ब्रांच है। ब्रांच जो ये वाली मास्टर ब्रांच थी, इन लोगों ने जो है BEF फीचर के ऊपर काम किया। जो फीचर ए ब्रांच थी, उन लोगों ने CD फीचर्स के काम किए। जो फीचर बी ब्रांच थी, उन लोगों ने GH के ऊपर काम किया। ये डिफरेंट, कोई भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ना डिफरेंट आपके वो टूल्स हो सकते हैं, या डिफरेंट आपके पास फीचर हो सकते हैं आपकी सॉफ्टवेयर के, जिनके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस तरह 3 ब्रांचेस बना कर दी और एट द एंड आपने इन सबको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अभी हम मर्जिंग की तरफ भी आते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ रही है किस तरह चीजें जो है वर्क कर रही हैं। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें फिर ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर उसने ब्रांच क्रिएट की, यहाँ पर वो स्विच हो गया तलहा के अंदर, और देन आफ्टर दैट यू कैन सी, यही एग्जांपल जो है यहाँ पर भी वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आपके पास एक ब्रांच है, ये आपने उसी ब्रांच के अंदर एक और ब्रांच क्रिएट कर ली है। तो देन यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें काम कर रहे हैं, एंड वो चीज मर्ज हो गई है उस ब्रांच के अंदर, और देन आगे वो जा रही है। इस तरह यहाँ से एक और ब्रांच जो है वो निकली है, और इन लोगों ने इन फीचर्स के ऊपर काम किया है। और इस तरह वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, इस तरह आपके पास जो वर्जन होते हैं ना, इस तरह आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैनेजेबल भी होती हैं चीजें। वो कहता है कि जैसे आपके पास मोबाइल कैमरा है, पोस्ट कॉल क्वालिटी डेवलपर कंप्लीट देयर टास्क विद इन 10 डेज। आपके पास एक पर्सन है जो कि मोबाइल के ऊपर काम कर रहा होता है, एक है जो आपके पास कॉल क्वालिटी के ऊपर काम कर रहा है, और दूसरा जो है वो वीडियो, जो आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, उसमें आपकी वीडियो जो होती है वो भी तो दिखाई देती है ना। तो जो वीडियो की क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए दूसरा पर्सन काम कर रहा है। तो जो आपके पास जो होता है कॉल क्वालिटी वाला पर्सन है, उसने हो सकता है 10 दिन में वो काम कंप्लीट कर लिया हो, और जो दूसरा कैमरा डेवलपर है या फिर जो वीडियो के ऊपर काम कर रहा है, उससे हो सकता है उसके ऊपर मंथ जो होता है वो पुट कर दिया हो। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एक बंदा काम कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है, 10 दिन के बाद फिर आप दूसरे बंदे को कहेंगे भाई अब तू काम कर, ये कोड आ गया, देन यू कर। तो आप पैरेलली दोनों को चला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो पैरेलली दो चीजें चल रही हैं, एक ये भी चल रहा है और यहाँ पर ये भी चल रहा है, इस तरह यहाँ पे ये भी चल रहा है और इस तरह यहाँ पर ये मेन ब्रांच भी चल रही है। तो इस तरह पैरेलली चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और चीजें बड़ी फास्टली जो होती हैं वो प्रोसेस हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेस, और मेंटेन भी हो रही हैं, और इनकी हिस्ट्री भी मैनेज हो रही है। सही हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक कमांड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप स्विच भी करते हैं और आप ब्रांच को भी क्रिएट करते हैं। जबकि पिछली जो कमांड थी वो क्या कर रही थी, वो सिंपल ये कर रही थी कि आपको एक नई ब्रांच बना कर दे रही थी, लेकिन आपको स्विच नहीं करवा रही थी। स्विच करने के लिए आपको 2 कमांड यूज करनी पड़ रही थी, एक पहले ये कमांड जिसके अंदर आप ब्रांच क्रिएट करते थे, और दूसरी ये वाली ब्रांच जिसमें आप स्विच करते थे। अगर आपने ये दोनों काम इकट्ठे करने हैं तो उसके लिए आप सिंपल क्या यूज करते हैं, -b का ऑप्शन यूज करते हैं, और आप उसके अंदर ब्रांच भी क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर स्विच भी कर जाते हैं। हाँ, तो आपने चूंकि यही काम करना है तो अपने आप को फास्टली प्रोसेस करवाएं। तो यू कैन सी कि अब आप तलहा 1 के अंदर जो है वो स्विच किए हुए हैं इस ब्रांच के अंदर, और यहाँ पर आपकी वो ब्रांच भी न्यू क्रिएट हो चुकी है। सही है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने दोबारा क्या किया है, उस कोडिंग में थोड़ी सी चेंजिंग की है सम वाले कोड में। जैसे हमने सम वाले कोड में चेंजिंग किया है तो यू कैन सी यहाँ पर क्या हुआ है, रेड वाली लाइन आपको शो हो रही है। अब ये जो चेंजिंग हो रही है ये अब आपकी तलहा 1 कर रहा है, मास्टर ब्रांच नहीं कर रही। इस चीज का खास ख्याल रखना है आपने, है वही चीजें, लेकिन अब ब्रांच मास्टर 1 जो है वो एक्टिवली काम कर रही है। तो आप देखेंगे आपने दोबारा स्टेकिंग स्टेज में इसको लेके गए, फिर आपने कमेंट किया, तो कमेंट करने के बाद यू कैन सी कि आपके पास जो है वो सक्सेसफुली कमिट हो गया। अब आपने क्या करना है, मर्ज करना है। किसके साथ मर्ज करना है आपने, जो मेन था मास्टर के साथ उसको मर्ज करना है। तो आप दोबारा चेकआउट कर जाएंगे तला के अंदर। एक्चुअली लाजमी नहीं कि आप मास्टर में जो है मर्जिंग करें, आप यहाँ पे भी तो मर्जिंग कर सकते हैं, किसी दूसरी ब्रांच में भी तो मर्ज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर कर रहे थे। यहाँ पर देखें, ये मास्टर सपोज करें ये है ऊपर वाला, आपने क्या किया, एक ब्रांच यहाँ पे क्रिएट की, ये ब्रांच पिछली ब्रांच में मर्ज हो रही है, ना कि मास्टर में मर्ज हो रही है। सही है ना। ये सपोज करें तलहा ब्रांच है, और ये सपोज करें तलहा ब्रांच 1 है। तो आपने क्या किया, चेकआउट किया तलहा के अंदर, और जो भी अपडेट आपने तलहा 1 के अंदर की हुई थी उसको मर्ज कर दिया तलहा के साथ। यहाँ पे वही काम होने जा रहा है। ठीक है, लाजमी नहीं कि मास्टर में ही मर्ज करना है।
ये सारा काम करने के बाद फिर आप एक फाइल बना के मास्टर के साथ मर्ज कर लो, इट कैन बी पॉसिबल। सही है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने तलहा 1 में क्या कर लिया, स्विच कर लिया। यहाँ पर उसने चेकआउट करके तलहा के अंदर स्विच कर लिया। और देन आफ्टर दैट उसने, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर उसने गेट मर्ज तलहा 1 की कमांड यूज की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जो आपकी अपडेशन थी तलहा 1 की, वो क्या हुई, मर्ज हो गई आपकी तलहा के साथ, तलहा ब्रांच के साथ। गॉट इट। प्रैक्टिकली हम देखेंगे, समझ आएगा, डरना नहीं है। ये बड़ी इजी और स्मॉल कमांड्स है। here we can see Talha did not commit to this merge। अच्छा, वो आगे वो बात करता है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कैसे रिजॉल्व करेंगे, जब आप एक ही फाइल के ऊपर अपडेशन कर रहे हो, तलहा भी एक ही फाइल में अपडेशन कर रहा हो, तलहा 1 भी एक ही फाइल में अपडेशन कर रहा हो, जब उसको मर्ज करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट का मसला आपके पास आएगा। देन वो खुद ब खुद ही आपको बता देगा कि इसको किस तरह रिजॉल्व करना है। सही है। ये वो वाली बात, ये देखें यहाँ पर आप देखें तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट वाला प्रॉब्लम यहाँ पर आया हुआ है। आप सिंपल इसको कहेंगे रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर, वो खुद ब खुद इसको रिजॉल्व कर लेगा। या आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, दोबारा कोड में जाएं, दोबारा चेंजिंग देखें और दोबारा आप इसको करें, मैनेज करें। टाइम बचाने के लिए ये विजुअल स्टूडियो कोड में आपको फैसिलिटी वो दे रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर उसने बताया हुआ है, यू विल सी द मार्कर इंडिकेटर द कॉन्फ्लिक्टिंग चेंज, आपको यहाँ पर बता रहा है ईच एंड एवरीथिंग। मैनुअली भी आप इसको क्या कर सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, git ignore and readme.md, ये दो फाइलें भी आपके पास git के अंदर क्रिएट होती हैं। git ignore क्या होती है कि आप सपोज करें कोई ऐसी फाइल भी साथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो आप चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो, तो आप उसको git ignore के अंदर फिलहाल ऐड कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, आपने सीक्रेट फाइल .txt के नाम से एक फाइल बनाई जिसमें हमने सीक्रेट डिटेल वगैरह पुट की, और देन आफ्टर दैट इसको आपने git ignore के अंदर उसकी फाइल का पाथ दे दिया। देन आफ्टर दैट ये अब फाइल जो है वो एग्जीक्यूशन के अंदर हिस्सा नहीं लेगी। इस तरह जो रीडमी फाइल होती है, ये आप देखें तो आपके पास मार्कडाउन की एक्सटेंशन यहाँ पर आ रही है। मार्कडाउन में आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब आपने रीडमी के अंदर किसी दूसरे बंदे को बताना है, भाई जब भी तुम इस सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, इसके अंदर बेसिक नॉलेज क्या है, इसको किस तरह आपने प्रोसेस करना है, इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रीडमी के अंदर आप वो सारी डिटेल जो होता है वो मेंशन करेंगे। एक अच्छा डेवलपर जो होता है अपने रीडमी फाइल को बड़ा एक्सप्लेनेबल बनाता है ताकि अगले बंदे को प्रॉब्लम ना हो। तो रीडमी फाइल आपने मार्कडाउन के अंदर लिखनी है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आपने गिट इग्नोर किया है ना, तो आपको याद रखिएगा दोबारा ऐड करना पड़ेगा इसको, और दोबारा इसको कमिट भी करना पड़ेगा। देन जाकर आपकी गिट इग्नोर जो होती है सक्सेसफुली गिट में रिकॉग्नाइज होगी। कमिट करना आपको बड़ा जरूरी है हर चीज के लिए, चाहे आप कोई भी फाइल क्रिएट कर, बगैर कमेंट के यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। अब हम आ जाते हैं गिटहब डैशबोर्ड की तरफ। तो आपके पास यही वाला डैशबोर्ड अभी हमने पहले देखा था जो आपको डिस्प्ले हो रहा था। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 किस्म की रिपोजिटरी जो है वो क्रिएटेड है। तो आप एक न्यू रिपोजिटरी जो है वो भी बना सकते हैं इस पे क्लिक करके। तो आपने क्या किया, जैसे आपने न्यू रिपोजिटरी बनाई तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी रिपोजिटरी का नाम क्या है। उसके बाद वो ये भी बता रहा है, मैंने आपको कहा था 2 किस्म की रिपोजिटरी होती है, पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको फिलहाल पब्लिक कर लिया, यानी कि कोई भी बंदा जो है वो इंटरनेट पे है अगर, तो वो इसको क्या कर सकता है, क्लोन कर सकता है या इसको डाउनलोड कर सकता है। तो हमने पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया। हमने कहा इसमें एक रीडमी फाइल भी तुम ऐड कर दो, जो हम खुद से भी कर रहे थे ना, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली इसको करवा सकते हैं। सही है। तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आप गिटहब को सबसे पहले यूज करते हैं, अपनी एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं और उसकी क्लोनिंग अपने लोकल रिपोजिटरी में ले लेते हैं। अक्सर आप यूं भी चलते हैं, लाजमी नहीं कि आप यूं चलें कि गिट से पहले अपनी रिपोजिटरी लोकल में बनाएं फिर उसको पुश करें अपनी ग्लोबल रिपोजिटरी की तरफ। सही है। अब आपके पास एक रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास ब्रांच का नाम दिख रहा है आपको। यहाँ पर ब्रांच का नाम क्या है, मेन है। तो यहाँ से आपको आइडिया होता है कि जो भी चेंजिंग होगी वो आप किस ब्रांच में रहते हुए कर रहे हैं। बिल्कुल आपको जीयूआई इंटरफेस में दिखा रहे हैं। पहले कमांड लाइन इंटरफेस में हमने चीजें देखी थी, अब जीयूआई इंटरफेस में देखी है। अब आप यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास रीडमी फाइल उसने आपको क्रिएट करके दे दी है, और यहाँ पे लाइसेंस ये इनिशियली आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड करता है। रीडमी फाइल के अंदर ये छोटा सा आपने थोड़ा सा अपडेशन की है, तो रीडमी के अंदर मार्कडाउन के अंदर कुछ लिखा है तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी हो रहा है। और यहाँ पर आप कोड के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लोन भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। नेक्स्ट में अगर आप जाते हैं तो ये वही वाली चीज आ गई है जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा।
ठीक है। अब आपका काम ये होता है कि अब आपने पुश करना है योर लोकल रिपोजिटरी को रिमोट रिपोजिटरी के अंदर। जो भी हमने सम की फाइल, मल्टीप्लाई की फाइल, ये सब फाइलें बनाई थी, तो हम इसको किस तरह रिमोटली जो होता है पुट करवा सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, कमांड यूज करनी है, गिट रिमोट एड ओरिजिन। रट्टा ना लगाएं, इसको हम चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सारी कमांड जो होती हैं आपको चैट जीपीटी भी प्रोवाइड कर देगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो जो आपके पास लिंक होगा उसका, ये जो लिंक है आपने जो खोला हुआ है, इसका लिंक जो यूआरएल है, इसको कॉपी करें, तो आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। देन आफ्टर दैट आप चेक कर लें कि आपका कनेक्शन जो है सक्सेसफुली इसके साथ एक्टिव बन गया कि नहीं बन गया। तो रिमोट -v की कमांड यूज करेंगे, तो वो आपको बता देगा कि आपका कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड, आपने सक्सेसफुली कर लिया। और देन आफ्टर दैट आपने क्या करना है, जैसे ही आपका कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो जाती है, चीजें, आपका कनेक्शन बन जाता है, देन जो आपके जितने भी कमेंट थे वो सारे के सारे आप क्या करेंगे, पुश करेंगे। और आपकी मेन रिपोजिटरी जो वहां पर शो हो रही है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास क्या शो हो रहा है, ये मेन शो हो रहा है, इधर आपने क्या कर देना है, उसको पुश कर देना। यानी कि अब जैसे ये वाली कमांड पुट करोगे तो यू कैन सी आपके पास क्या हो रहा होगा। यहाँ पर देखें, उसने जैसे पुश किया, या आपने वही उसने ऐड किया ओरिजिन, वो पाथ दिया उसका, यहाँ पर उसने चेक किया उसको, बिल्कुल आप फेच कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट यू कैन सी कि आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। वो आपसे क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन मांगेगा, आपसे वो पासवर्ड मांगेगा कि भाई तुम इसके साथ चीजें पुश करना चाह रहे हो, तो मुझे बताओ इसका पासवर्ड क्या है। देन आफ्टर दैट आपने पासवर्ड वगैरह पुट किया, ऑथराइज किया इकोसिस्टम को, और देन कंफर्म करने के बाद यू कैन सी कि आपके पास ये वाली फाइलें यहाँ पर आ चुकी हैं, sum.py और multiply.py। ये वही वाली दो फाइलें हैं जो अभी आप लोकल रिपोजिटरी में बना रहे थे, अब वो आपकी ग्लोबल रिपोजिटरी में ट्रांसफर हो चुकी हैं। और देन आफ्टर दैट जो होता है, आप अपनी कोई भी नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे हमने divide.py फाइल की लोकल रिपोजिटरी के अंदर, और देन इस तरह इसको भी क्या किया, आपने ऐड किया, कमेंट किया, और देन आफ्टर दैट सिंपल पुश लिखा। तो जैसे आपने पुश किया, तो यू कैन सी अब आपके पास divide.py की भी फाइल यहाँ पर विजिबल होना शुरू हो गई है। तो इस तरह आपके पास जो होती है वो डिफरेंट फाइलें जो होती हैं मैनेज हो रही होती हैं। अब एक चीज होती है कोलैबोरेशन, एक होता है फोर्क, एक होती है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का फायदा क्या होता है कि सपोज करें आपने अपना कोलैबोरेटर साथ बना लिया, आप ऑनलाइन थे, ये एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, मैंने एक कोड के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये और ये दो लोग है ना, ये मेरे साथ कोलैबोरेट करें, मेरी कोडिंग में मेरी हेल्प करें। तो होगा ये कि मैं इनके साथ अपनी रिपोजिटरी को शेयर कर दूंगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी आप लोकल रिपोजिटरी पे काम कर रहे थे ना, तो आपने डिफरेंट ब्रांचेस बना ली थी, तो एक बंदा जो कमेंट करता था तो वो ओरिजिनल फाइल में वो चीज अपडेट हो जाती थी। इस तरह आप कोई चीज कमेंट करेंगे, वो भी ओरिजिनल फाइल में अपडेट हो जाएगी। तो कोलैबोरेशन का फायदा ये होता है जब आप रिमोट में बैठे होते हैं, ग्लोबली बैठे होते हैं, गिटहब के ऊपर होते हैं, तो आप अपने जो जो कोलैबोरेटर बनाएंगे वो आपकी उस गिटहब वाली फाइल को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। मतलब आप कोई चेंजिंग करेंगे, वो आपकी ओरिजिनल फाइल में भी क्या हो रही होगी, डिस्प्ले हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो ये होता है कोलैबोरेशन करने का फायदा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप कोलैबोरेटर कैसे बनाते हैं, सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे कोलैबोरेटर का ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे आप कोलैबोरेटर पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी आप ऐड पीपल कर सकते हो। अब आप ऐड पीपल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जो आपका यूजर नेम होता है उसको आप यहाँ पे पुट करोगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे हो। तो यहाँ पर आप तलहा 1993 पुट किया, सिलेक्ट किया इसको, और देन आफ्टर दैट आप देखेंगे कि आपके पास ये वाला बंदा जो है उसको रिक्वेस्ट चली गई है, ये वाला डेवलपर उसको रिक्वेस्ट चली गई है। अब ये क्या करेगा, ये जो डेवलपर होगा ये क्या करेगा, ये सिंपल जाएगा अपने जीमेल के ऊपर, जीमेल के ऊपर जाकर देखेगा कि यार मुझे तो रिक्वेस्ट आई हुई है, कहाँ से, इस अकाउंट से आई हुई है, और इस रिपोजिटरी की मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं व्यू इनविटेशन पे क्लिक करूंगा, और देन आफ्टर दैट मैं उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लूंगा। और इसके बाद जो होता है, मेरे पास बिल्कुल वही वाली फाइल जो उसकी थी मेरे पास मेरी रिपोजिटरी में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये फायदा होता है आपके पास कोलैबोरेट करने का। फोर्क इज डिफरेंट, फोर्क डिफरेंट होता है, कोलैबोरेशन डिफरेंट होती है। फोर्क क्या करता है, वो आपकी कॉपी तो ले लेता है अपनी अपनी रिमोट रिपोजिटरी में, इसमें किसी किस्म की फ्रेंड रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो वो अपडेशन करता है वो आपकी ओरिजिनल फाइल में अपडेट नहीं हो रही होती। दिस इज अ फोर्क।
लेकिन कोलैबोरेशन क्या होता है, वो आपकी ओरिजिनल फाइल को साथ के साथ भी अपडेट कर रहा होता है। ठीक है, सो फोर्क ज्यादातर यूज होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होते हमारे पास, उसके लिए वहां पर आपको फोर्क ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब आपको वो बता रहा है कि आपने क्लोनिंग किस तरह करनी है, हाउ यू कैन डू द क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है कि आप अपनी रिमोट रिपोजिटरी में से जो कोडिंग फाइल्स होती हैं उसको कॉपी कर लेते हैं अपनी लोकल रिपोजिटरी में या डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड और क्लोनिंग में फर्क है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। डाउनलोड करना कुछ और होता है, क्लोनिंग करना कुछ और होता है। जब आप क्लोन करते हैं ना तो आपका कनेक्शन बन जाता है रिमोट के साथ, तो आप उसमें पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भी चीज को डाउनलोड कर लेते हैं ना तो उसके अंदर कनेक्शन नहीं बनता। आप समझ लें कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है तो वो अब आपके सिस्टम में आ गया, उसका पीछे से कनेक्शन खत्म हो गया। डाउनलोडिंग ये होती है, लेकिन क्लोन करने से होता है कनेक्शन बरकरार रहता है, तो आप इजीली उसमें पुश पुल कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंट होते हैं कि आप डायरेक्टली डाउनलोड करें या उसको क्लोन कर लें। तो ये आपके पास जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कोड के ऊपर तो आपके पास कुछ इस तरह का यहाँ पे यूआरएल आ रहा होगा, तो इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद आप जाएं अपने टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल के ऊपर जाके आप सिंपल क्या लिखें, गिट क्लोन, और जो आपने यूआरएल लिया था उसको क्या कर लें, पुट कर दें। और देन आफ्टर आप देखेंगे कि आपके पास ये सारा का सारा डाटा एक नई मैंने फोल्डर के अंदर आपको शो हो रहा है। गिट 2 का मैंने एक फोल्डर बनाया था और उसके अंदर मैंने ये वाली कमांड जैसे पुट की तो ये सारी की सारी फाइल जो रिमोट रिपोजिटरी में पड़ी हुई थी मेरे पास वहां पर आकर सेव हो गए। सो यू कैन सी कि ये कितना बड़ा जबरदस्त वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती हैं बड़ी मजेदार अंदाज से जो होती है मैनेज हो रही। और रीडमी फाइल लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आप मार्कडाउन के अंदर जैसे आपने क्या लिखा, ये सिंपल आपने प्रोजेक्ट टाइटल देना है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, आपने बताना है कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसका यूजेज कैसे है। तो आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया और ये जो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपके पास ये है कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले कर रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, बैजेस इसमें किस तरह ऐड करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह दिया जाता है इसके अंदर। तो ये सब चीजें जो होती हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मार्कडाउन के अंदर, आप वहां से बड़ा इजीली जो होता है इसके अंदर चीजें देख सकते हैं। फोर्क एंड कोलैबोरेशन में भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया हुआ है कि फोर्क क्या करता है, वो कॉपी ले लेता है रिमोट रिपोजिटरी की, लेकिन क्या कर रहा होता है आपकी ओरिजिनल फाइल को अपडेट नहीं कर रहा होता। लेकिन कोलैबोरेशन जो होती है वो आपकी ओरिजिनल फाइल को अपडेट करती है। इस तरह क्लोन और डाउनलोड में भी ये डिफरेंस होता है। क्लोनिंग के अंदर क्या होता है कि जब आप क्लोन कर लेते हैं तो आपका कनेक्शन एक्टिव रहता है, तो पुश पुल आप कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने से आप एक उसकी अलोन फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उसका पिछली रिमोट रिपोजिटरी से कोई कनेक्शन नहीं होता। अब ये जो सारी हमने कम्युनिकेशन की है अब हम इसको प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं। ठीक है, देन आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा चीजों के बारे में।